नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कोई भी विषय लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी का, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 2, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो भारत के जो मुख्यतः पड़ोसी हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी हैं और 2 हमारे जलीय पड़ोसी हैं। कुल भारत के 7 पड़ोसी देश हैं स्थलीय तौर पर और 2 आपके समुद्री तौर पर। टोटल कितने हो गए? 9 पड़ोसी देश भारत के हमने पढ़ लिए हैं, उनके साथ कैसा संबंध है ये भी हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पड़ोसी जो आपके दूर के पड़ोसी हैं भी। तो मतलब कि जब आपका पड़ोसी, आप किसे बोलते, पड़ोसी एक इसे बोलते जिसके पास आपकी सीमा नहीं लगती हो भी। ठीक है? मतलब कि कोई और देश की सीमा आपके बीच में नहीं आनी चाहिए, आपको डायरेक्ट उससे टच होना चाहिए। तो ये जो देश आपने पढ़ लिए अभी तक, जो 9 देश पढ़े हैं, तो इसकी डायरेक्ट भारत के साथ सीमा लगती थी। तो इस प्रकार के पड़ोसी तो आपने पढ़ लिया। लेकिन अब हम ऐसे पड़ोसियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिनकी डायरेक्ट सीमा हमारे साथ नहीं लगती है, लेकिन बीच में कोई और भी नहीं आ रहा है। मतलब हम डायरेक्ट उन तक जा सकते हैं बिना कोई बीच में देश के भी। ठीक है? तो वो भी हमारे एक किस्म से क्या पड़ोसी, उन देशों के बारे में और हमें पढ़ना है भी। कौन-कौन से ऐसे देश हैं जो आपके पड़ोसी कहला सकते हैं, क्योंकि आपके और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई देश नहीं आ रहा। सीधा आप समुद्री रास्ते से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उनका मैप के माध्यम से भी जानेंगे और आपको याद भी करने हैं भी कि कौन से ऐसे देश हैं भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थाईलैंड की भी। किसकी बात करेंगे आज? थाईलैंड की। द्वारका से द्वारवती और अयोध्या से अयोध्या तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस लाइन का क्या मतलब है भी। भारत और थाईलैंड समुद्री मार्ग से और क्षेत्रीय भूगोल के माध्यम से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं भी। तो उसने कहा कि जो आपका क्षेत्रीय भूगोल देखेंगे आप कि किस प्रकार की भू-अवस्था है, उसके माध्यम से और आपका जो समुद्री मार्ग से, दोनों के बीच में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले ये दोनों देश प्राचीन काल से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, इनकी सीमा क्या है? समुद्री सीमा है। किसी प्रकार की थल सीमा से दोनों अटैच नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या है? समुद्र के द्वारा ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से भी। ये देखिए आपका कि समुद्री सीमा साझा करने वाले भी। ठीक है? आपको 1-2 पॉइंट है ना, ये आपको याद करने अच्छी तरह से कि ये समुद्री सहायता करने वाले देश है भी। प्राचीन काल से, मतलब बहुत पुराने समय से ये एक दूसरे के साथ व्यापार करते आ रहे हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जुड़े हुए हैं भी। सामान्य संवत की तीसरी शताब्दी पूर्व के प्रारंभ से भारतीय व्यापारियों और विद्वानों ने वर्तमान में थाईलैंड कहे जाने वाले क्षेत्र की सामुद्रिक यात्राएं की, मसालों और वस्त्रों जैसी सामग्रियों का आदान प्रदान किया भी। इसने कहा कि लगभग तीसरी शताब्दी भी ईसा पूर्व, मतलब सामान्य संवत पूर्व, जो भारतीय व्यापारी है वो यहाँ थाईलैंड वाला जो क्षेत्र है ना, तो वहां पर इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया था व्यापार के लिए। व्यापार किन चीजों का? व्यापार सल मसालों और आपका वस्त्रों का व्यापार करते थे भी। और साथ ही उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों के माध्यम से इस क्षेत्र को गहनता से प्रभावित किया भी। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने क्या किया, वहाँ व्यापार किया, जो अपनी संस्कृति थी, जो आपके धार्मिक मान्यताएं थी, उनका आदान प्रदान भी वहाँ पर हुआ था। भारतीय जो संस्कृति है, भारत का जो धार्मिक विचार है, उनसे भी वहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे भी। व्यापार तो किया ही था भी। वास्तव में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बाद के थाई राज्यों के नामों में भी परिलक्षित होता है। उसने कहा कि भारतीय संस्कृति भी, मतलब भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा है, भारतीय जो आपकी लिपि है, भारतीय ये आपका खान पान है, इन चीजों का प्रभाव भी। ठीक है? तो बाद के जो थाई राज्यों के नामों में भी परिलक्षित होता है। इसने कहा कि उसके बाद जो तीसरी शताब्दी के बाद जो राज्य, ईसा पूर्व के बाद जो राज्य बने होंगे थाईलैंड में, उनके नामों में भी हमें भारतीय संस्कृति दिखाई देती है। और किस प्रकार से दिखाई देती है वो आप देखिए।
वहाँ क्या है आपका द्वारवती संस्कृति भी, ये आपका थाईलैंड में हुई थी। जैसे आपकी हड़प्पा संस्कृति है वैसे ही वहाँ क्या है आपकी द्वारवती संस्कृति है। सामान्य संवत की 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई थी ये वाली संस्कृति भी, ठीक है। यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है द्वारों से युक्त स्थान। यह स्पष्ट महाभारत में वर्णित कृष्ण की द्वारका नगरी को संदर्भित करता है। अब देखिए वहाँ क्या है आपका द्वारवती संस्कृति भी क्या है। आप कहेंगे सर वहाँ एक संस्कृति उत्पी, वो क्या बोली गई उसको द्वारवती संस्कृति उत्पी गई भी। और ये कब से कब के आपका 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई। और इस द्वारवती का नाम क्या है, इस द्वारवती का अगर हम अर्थ निकालें संस्कृत भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ द्वारों से युक्त स्थान। और ये किससे मिलता जुलता है, कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी से मिलता जुलता हो गया ना कनेक्ट। ये द्वारवती नाम कहाँ से आया, ये संस्कृत भाषा से आया, हमारे हिंदुस्तान से आया ये नाम, और उन्होंने रखा द्वारवती संस्कृति। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी ना संस्कृति से प्रभावित नाम। हाँ सर हमारी संस्कृति से प्रभावित नाम है भी। एक बार देख लीजिए मैप के माध्यम से ताकि आपको नजर आए भी थाईलैंड कहाँ पर है भी। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई डाउट आपको? कोई डाउट नहीं है सर किसी प्रकार का, ये सारे मैंने आपको स्टेट करवा दिए थे भी, ठीक है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे देश आपको दिखा दिए हैं भी। ये क्या है आपका म्यांमार है। म्यांमार तो डायरेक्ट जुड़ा आपका समुद्र के द्वारा। ध्यान से देखिए अब ये जो थाईलैंड है भी क्या है आपका थाईलैंड। ये देखिए येलो कलर में आपको दिख रहा है बैंकॉक इसकी राजधानी इस प्रकार से होता हुआ है। क्या भारत के बीच में हमें कोई और की दिक्कत आएगी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बंगाल की खाड़ी से हम क्या है यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर आपका मलेशिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा मलेशिया, आगे देखिए ये आ गया। और फिर आपका सिंगापुर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिंगापुर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर आपका इंडोनेशिया, यहाँ से भी तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये आपके पड़ोसी दूर वाले पड़ोसी हैं भी आपको, ये तो आपका पक्का पड़ोसी है। म्यांमार तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ जमीन लगती है। म्यांमार की राजधानी आपकी क्या है नेपिडा। और आपको याद रखना फिर कौन आता है थाईलैंड, कौन आता है थाईलैंड। आपको मैप भी काम आएंगे भी, ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे आपका थाईलैंड है, फिर आपका मलेशिया है, और फिर आपका सिंगापुर है, फिर आपका ये जकार्ता इंडोनेशिया, ये वाला देश भी। यहाँ देखिए हम सीधे मिल रहे हैं और कोई देश हमारे आसपास नहीं है भी। तो ये भी आपके क्या है पड़ोसी देश ही हैं भी, एक किस्म से क्या आपके पड़ोसी देश। लेकिन हमने पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि हमसे काफी दूर है। श्रीलंका तो देखिए कितने नजदीक है भी, अब ये देखिए कितनी बड़ी यात्रा हमें तय करके जानी पड़ी, इसलिए हम पड़ोसी देशों के तौर पर इनको देखते नहीं है। हमारे इनडायरेक्टली क्या ये पड़ोसी है। कौन कौन से सर, आप कहेंगे सर थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद आपका कौन सा आ गया मलेशिया आ गया, मलेशिया के बाद सिंगापुर आ गया, और सिंगापुर पर इंडोनेशिया आ गया भी, क्या आ गया इंडोनेशिया। इंडिया इंडोनेशिया, बीच में आपके कितने देश हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 3 हो गए भी। 3 कौन से, मलेशिया, थाईलैंड और आपका सिंगापुर, और एक आपका म्यांमार भी जमीन वाला, वो तो पड़ोसी आपका है ही। तो ये आपको चारों याद करने हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए म्यांमार तो आपको याद हो गया, हाँ सर म्यांमार हमें याद है भी। अब उसके बाद थाईलैंड हुआ या नहीं हुआ ये भी, ये रहा आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड भी हो गया सर। तो इस प्रकार से ये कनेक्ट है भी, ठीक है। वो आगे आएगा, आगे वालों को हम पढ़ लेंगे। थाईलैंड के बाद मलेशिया आ जाएगा, फिर आपका सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया लास्ट में भी। अब हमने एक देख लिया नाम, और नाम देखते इसके अलावा और कोई सी नाम है क्या भी। बहुत समय पश्चात 1351 में अयोध्या साम्राज्य का नाम रामायण के अनुसार राम के जन्म स्थान प्राचीन भारतीय नगर अयोध्या के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक साम्राज्य स्थापित हुआ भी, क्या हुआ साम्राज्य स्थापित हुआ। और उस साम्राज्य का नाम क्या रखा गया, उस साम्राज्य का नाम रखा गया अयोध्या। ये साम्राज्य कहाँ हुआ था, ये आपका थाईलैंड में ही हुआ था भी। और रामायण के अनुसार जो इस साम्राज्य का नाम आपको साथ किसके लगता है, अयोध्या। यदि आपको सीधा कहता है ना अयोध्या, तो आप कहते हैं सर अयोध्या नहीं है ये अयोध्या है, क्या है अयोध्या। तो वही बात आपको रिलेट करनी है। ये आपका अयोध्या साम्राज्य कहाँ है, थाईलैंड में है, जिसका नाम हमारी अयोध्या के नाम से ही प्रेरित होकर पड़ा है। इसलिए बोला गया कि भारतीय संस्कृति का थाईलैंड की संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है राम
जन्म स्थान प्राचीन भारतीय नगर अयोध्या के नाम पर रखा गया था। ये चीज समझ में आ गई, दोनों नाम? हाँ सर, दोनों नाम समझ में आ गए। आपके भारतीय परंपराओं को दर्शाने वाले इन स्थानों के नामों का यह चयन थाईलैंड के इतिहास और संस्कृति पर भारतीय सभ्यता के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति का कितना ज्यादा प्रभाव था थाईलैंड में, कि उनके साम्राज्य के नाम, उनके शहरों के नाम क्या है, भारतीय नामों पर आधारित है भी। वर्तमान चक्री राजवंश के सभी राजाओं के नाम राम के नाम पर आधारित है। इसने कहा कि जो आपका चक्री राजवंश अभी वर्तमान में, ठीक, उनके सभी राजाओं के नाम भी किसके नाम पर आधारित है? प्रभु श्री राम के नाम पर आधारित है। मतलब भारतीय सभ्यता का कितना, क्योंकि अब देखिए आप कहेंगे सर, देखिए इसने राम रखा, ये कहते हैं कि हो सकता है कि अयोध्या से हमने अयोध्या रख लिया होगा, तो पहले वो नाम कहाँ प्रयुक्त हुआ है? अभी पहले अयोध्या हमारे यहाँ था, बाद में वहां का अयोध्या आया था, इसलिए हम बोलेंगे कि हमसे वो प्रभावित है। जिसने पहले यूज किया उसका वो संस्कृति बन गई भी, और बाद में जिसने यूज किया वो उस संस्कृति से क्या होगा, प्रभावित होगा भी। उसने कहा कि एक दो हो सकता है वैसे ही मिलते जुलते हो गए होंगे, एक दो हो सकता है, लेकिन इसकी बात के बहुत सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। एक दो की हम बात नहीं करते, एक दो तो आपकी इस बुक में दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें ये पता लगता है जो थाईलैंड की संस्कृति वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है। आपको आगे बात में ये तो उदाहरण आपको दिखाई दे जिसके आपको स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं भी। एक उसी प्रकार जो चक्री राजवंश के जो राजा है ना, उनके सारों के नाम राम के नाम पर आधारित है। उदाहरण के लिए वर्तमान राजा राम दशम है भी, उनका जो वर्तमान राजा है ना, तो वो उनका नाम क्या है? राम दशम है भी। क्या है? राम दशम, जिसका मतलब है वो राम नाम के 10वें राजा है भी। कौन से है? राम दशम। आगे आ जाएगा राम आपका एकादश 11वां, ठीक है, इस प्रकार से भी। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की साझा विरासत से भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। दोनों की क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाले भी हैं और आपके हिंदू धर्म को भी मानने वाले हैं, तो इनकी साझा विरासत है। दोनों की विरासत तो एक ही है, मतलब इतिहास तो एक ही है, तो वो क्या है कि दोनों के बीच में सांस्कृतिक संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए, दोनों देशों के बीच में भी। भारतीय भिक्षुओं, विद्वानों और ग्रंथों ने थाई समाज की धार्मिक और दार्शनिक नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कहा कि जो भारतीय भिक्षु थे, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले विद्वान थे, और ग्रंथों ने थाई समाज की धार्मिक और दार्शनिक नींव ना, उनकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो आपकी दार्शनिक आस्थाएं हैं, उनकी जो नींव है, मूल्य, दार्शनिक मूल्य हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब उनसे ही वो प्रभावित हुए हैं। वहां थेरवाद बौद्ध धर्म, थेरवाद कौन सा था जल्दी बताइए मुझे, पिछले क्लास में पढ़ा था। आप कहेंगे सर ये वरिष्ठ जनों का संप्रदाय था, ये सबसे पुराना था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व ये चला था, और इसमें क्या था, महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं की बात की गई थी। आपको तुरंत नाम देखते ही सारी चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए, पिछले में भी। थेरवाद बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, तथापि हिंदू देवी देवताओं और भारतीय महाकाव्यों की कथाओं का प्रभाव वर्तमान में भी थाई समारोह, नृत्य और साहित्य तथा परंपरा आदि में दृष्टिगोचर होता है। उसने कहा कि उसका व्यापक रूप से पालन किया जाता है। कौन सा बौद्ध धर्म है वहां पे? आपका बताया था मैंने, थेर आपको कहाँ बताया था? श्रीलंका में बताया था, आपका म्यांमार में, और आपका थाईलैंड में, शायद आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसमें आपका थेरवाद था। महायान कहाँ था? वो आपका जापान में था, आपका कोरिया में था, और आपका चाइना में था भी। ये महान कंट्री में रहता था महायान भी, ठीक है। ये चीज क्लियर? हाँ सर, ये चीज क्लियर भी। उसने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का और भारतीय महाकाव्य है ना, आपके महाकाव्य कौन से, महाभारत और रामायण, इनकी जो कथाएं हैं उनका प्रभाव आपको थाई समारोह, जो थाई के कोई आपका त्योहार होगा या कोई समारोह होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा भी। नृत्यों में, साहित्य में तथा परंपरा आदि में दृष्टिगोचर होता है, वहां आपको देखने में मिलता है भी। तो ये देखिए आपका बैंकॉक हवाई अड्डे पर एक विशाल मूर्ति भी, ये विशाल मूर्ति आपको दिख रहा होगा समुद्र मंथन की, आपको कि ये क्या देवता और क्या कर रहे हैं, समुद्र मंथन कर रहे हैं भी। ठीक है, और आपको इसका हवाई पतन का जो आधारिक आधिकारिक नाम है ना, इसका क्या नाम है? स्वर्ण भूमि नाम पतन है भी इसका। क्या नाम है? स्वर्ण भूमि भी। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा, आपने समुद्र मंथन का भी पढ़ा होगा, कोई धार्मिक धारावाहिक देखा होगा, सीरियल, उसमें भी। और विष्णु भगवान है, इनको जिम्मेवारी मिली थी कि ये देखें क्या क्या चीज ऊपर आ रही है। इसमें अमृत निकला था, और अमृत ये जिम्मेवारी दी गई थी कि अमृत है वो असुरों को न मिले, देवताओं को ही मिले, क्योंकि अमृत पीने से अगर असुर अमर हो गए फिर काम गड़बड़ हो जाएगी। भी धार्मिक बातें हैं। अभी हम पढ़ते थाईलैंड के बारे में क्या क्या चीजें भी।
भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग शताब्दियों पूर्व के प्राचीन संबंधों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने का एक आधुनिक प्रयास है भी। तो हम तीनों देशों ने भी, त्रिपक्षीय हो गया, द्विपक्षीय होता है दो पक्ष शामिल हो, इसमें क्या है आपके तीन पक्ष शामिल हो गए। तीन पक्ष कौन से हो गए सर? ये म्यांमार भी आपका आ गया, अभी म्यांमार आ गया, ठीक है, और थाईलैंड, तीनों ने त्रिपक्षीय राजमार्ग शताब्दियों पूर्व के प्राचीन संबंधों को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने का एक आधुनिक प्रयास। इसने कहा कि हम तीनों मिलके क्या है, एक राजमार्ग बना रहे हैं अभी। उसने कहा कि प्राचीन काल में तो हमारे संबंध थे ही बढ़िया, तो ये क्या है, एक आधुनिक तरीका है कि हम एक राजमार्ग बनाएंगे तीनों मिलके, और क्या करेंगे इससे, ताकि हमारी जो पुराना मेलजोल है ना, वो आगे भी हमारा बना रहे, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने का क्या है एक तरीका है। कि जैसे आपके पूर्वज किसी के साथ भाईचारा आपके गांव में भी, ठीक है, और अब आप उस मित्रता को और गहरा करने के लिए या फिर से बड़ा कोई साथ में बिजनेस स्टार्ट कर लें, साथ में कोई खेती करने लगे, उसने कहा ठीक है हमारा भाईचारा भी चलता रहेगा जो पुराने, तो उसी प्रकार की एक क्या आधुनिक प्रयास अभी की कहा था कि ये पुराना तो इनका भाईचारा था, प्राचीन संबंध थे हमारे, लेकिन ये एक आधुनिक प्रयास है, क्या त्रिपक्षीय राजमार्ग हम बना रहे हैं अभी। ये क्या करेगा, ये राजमार्ग भारत के मणिपुर राज्य से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक फैला हुआ यह राजमार्ग स्थलीय संपर्क को सुदृढ़ करता है। यह क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है और संबंधित देशों के मध्य अधिक सहयोग का समर्थन करता है। कि हमने राजमार्ग बना दिया, वो कहाँ जाएगा, वो भारत के म्यांमार से होता हुआ कहाँ जाएगा, सॉरी, भारत का म्यांमार नहीं, भारत का आपका मणिपुर, फिर आपका जाएगा म्यांमार और फिर जाएगा थाईलैंड। यहाँ से क्या होता है कि आवागमन आसान हो जाता है अभी, व्यापारिक चीजों का लेन देन इस प्रकार से क्या है, ये जो राजमार्ग है ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपके तीनों देशों के बीच आपसी संबंध को सुदृढ़ करने में भी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह के संबंधों के माध्यम से भारत और थाईलैंड दोनों राष्ट्र यह प्रदर्शित करते हैं कि भूगोल, इतिहास और साझा मूल्य कैसे देशों को स्थल और समुद्र के पार भी एक दूसरे के निकट ला सकते हैं। तो उसने कहा कि जिस प्रकार भूगोल है भी, भूगोल मतलब उस देश की स्थिति भी, ठीक है, और उसके बाद है उसका साझा इतिहास, साझी विरासत, साझे सांस्कृतिक मूल्य, यदि एक दूसरे के मिलते जुलते हो ना, तो वो क्या है, एक दूसरे के दूर होकर भी पास है भी। एक सीरियल आता था कितने दूर कितने पास, तो उसी प्रकार का भारत और थाईलैंड का रिलेशन है कि हाँ वो दूर हैं, लेकिन उनका जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो उनके संबंध है, वो भारत के साथ बेहतरीन है। कि आपकी जो दूरियां हैं वो नजदीकियां नहीं मिटा सकती। कुछ इस प्रकार का उदाहरण आपको दे रखा है। क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं मल्य प्रायद्वीप के बारे में। किसके बारे में? मल्य प्रायद्वीप के बारे में, शायद मलेशिया के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देश आ जाइए आप पूर्व में, कौन कौन हो गए सर? एक तो आपका हो गया म्यांमार, पहला ही जो स्थल सीमा जुड़ती है, तो उसके साथ म्यांमार के साथ कौन से राज्य की सीमा लगती है, मुझे ये एक बार बताइए भी। आप कहेंगे सर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा, चार राज्यों की सीमा लगती है। अब म्यांमार से आगे कौन सा आ जाएगा, यदि आप पूर्व की ओर जाएंगे तो आ जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी क्या थी? म्यांमार की राजधानी आपकी क्या थी? म्यांमार की राजधानी आपकी नेपिडा थी। और जो आपकी ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और उसके बाद आ गया उससे आगे वाला देश कौन सा? मल्य प्रायद्वीप, जिसको मलेशिया बोलते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है भी। क्या है? कुआलालंपुर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। बिल्कुल सही बात है। भारत और मलेशिया के मध्य संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये देखिए जितने भी पड़ोसी देश है ना, इतने भी पड़ोसी देश हैं, तो ये लाइन आपकी कॉमन ही हो जाएगी सभी में भी। कि इन देशों के मध्य संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, सांस्कृतिक रहे हैं और आर्थिक रूप से जुड़े रहे हैं, जिनका इतिहास 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। मल्य प्रायद्वीप उस समय बंगाल की खाड़ी के पार समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत के संपर्क में था भी। किसके माध्यम से? आपका समुद्री मार्गों के माध्यम से। वहां तो हम थाईलैंड में तो कैसे पहुंच जाते थे, वहां तो पैदल पैदल पहुंच जाते थे म्यांमार होते हुए। लेकिन यहाँ जो संपर्क था वो कैसा था? वो संपर्क आपका समुद्री मार्गों के माध्यम से था भी। 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है भी। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत हमारी नहीं है भी। मतलब प्रायद्वीप इसको बोलते थे भी। प्रायद्वीप मतलब तीन ओर से जो स्थल तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं भी। इसी प्रकार आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा देखिए, इस प्रकार से ये भी तो प्रायद्वीपीय है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है आपकी, यहाँ अरब सागर हो गया, यहाँ हिंद महासागर, तो ये क्या हो गया आपका? प्रायद्वीपीय हो गया आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा। यहाँ पे पठार है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। उसी प्रकार ये है भी।
हम समुद्री माध्यम के माध्यम से भारत के से संपर्क में था। यहाँ भी प्रारंभिक काल से थाईलैंड की तरह हिंदू और बौद्ध संस्कृति प्रभाव दृष्टिगत होते भी यहाँ पर भी हमें क्या है कि हिंदू और बौद्ध संस्कृति का प्रभाव हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है आपका मलेशिया में। जैसे आपका वहाँ मिला था ना जो नगरी थी द्वारवती थी, आपका अयोध्या था और जो राजा दशम के नाम था वो सबसे भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। यहाँ पर भी हमें भारतीय और बौद्ध संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता। किस प्रकार से मिलता है अभी? जैसे श्री विजय साम्राज्य भी, तो वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या श्री विजय साम्राज्य भी ने सामान्य संवत की चौथी शताब्दी के आसपास भारत की ब्राह्मी लिपि पर आधारित एक लिपि अपनाई भी। तो यहाँ पर क्या था, एक श्री विजय साम्राज्य था भी, क्या था, श्री विजय साम्राज्य। तो उन्होंने एक लिपि अपनाई जो क्या थी, भारत की ब्राह्मी लिपि थी ना उसके जैसी थी भी, क्या थी, ब्राह्मी लिपि के जैसी लिपि थी, उन्होंने ये अपनाई थी भी। भले ही 15वीं शताब्दी तक इस्लाम यहाँ का प्रमुख धर्म बन गया था, ये प्रभाव आज भी मलेशियाई समाज में कला और साहित्य के माध्यम से दृष्टिगोचर होते हैं भी। उसने कहा कि 15वीं शताब्दी में यहाँ का जो मुख्य धर्म बन गया ना मलेशिया का, वो क्या बन गया, इस्लाम बन गया। लेकिन आज भी जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव बौद्ध धर्म का और हिंदू धर्म का यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में मुख्यतः दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक रबर के बागानों में मजदूर के रूप में काम करने के लिए मलेशिया आए थे भी। तो इसने कहा कि जो भारतीय मजदूर है ना, ठीक है, वो आपके दक्षिण भारत से लोग गए थे यहाँ पे, रबड़ के जो पेड़ थे, यहाँ रबड़ के जो बाग थे वहां पर काम करने के लिए, उनमें काम करने के लिए भारत से मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ मलेशिया में गए थे भाई। ये बात आपको याद रखनी, रबड़ के बागानों में मलेशिया आए थे। मलेशिया में भारतीय समुदाय आज भी प्रमुख है, जिसमें 9% जनसंख्या भारतीय मूल की है। कि मलेशिया में 9% जो जनसंख्या ना भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की होने का मतलब उनके दादा दादी या फिर माता पिता में से कोई ना कोई आपका भारतीय रहा हो तो भारतीय मूल की वो हो गई। मतलब उनकी जो पूर्वजों का संबंध किससे है, भारत से है। कहने का मतलब ये है भी 9% लोग ऐसे जिनका संबंध है वो भारत से भी। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने पुरानी बातें कर ली। आज के समय में क्या, वर्तमान में मलेशिया के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है भी। ठीक है, भारत मलेशिया के ना, मलेशिया जिनके साथ व्यापार करता है तो उनमें से भारत भी क्या है, एक सबसे बड़ा भागीदार के रूप में वहां पर खड़ा है भी। ताड़ का तेल, ऊर्जा, आधारभूत संरचना और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देश के मध्य सहयोग है। आपको ताड़ का तेल पता है, ऊर्जा आपको पता है, आधारभूत संरचना भी, आधारभूत संरचना मतलब ये सड़कें, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है ना, तो इसके लिए भी जैसे आपके सड़कें बनाने, पुलें बनाने, हॉस्पिटल बनाने, बड़ी बड़ी इमारतें बनानी, ये सारा आता है आधारभूत संरचना में भी। और सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो आपका रेडियो है, टेलीविजन है, जिसके माध्यम से सूचना मतलब कि संदेश मैसेजेस वाला जो भी सिस्टम है। तो जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग है। दोनों देश रणनीतिक भागीदार भी हैं जो क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री स्थिरता पर मिलकर काम कर रहे हैं भी। तो क्या है, दोनों देश रणनीतिक भागीदार भी, ये बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। जो क्या, क्षेत्रीय सुरक्षा मतलब अपने आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री स्थिरता पर भी मिलकर काम कर रहे हैं कि समुद्र में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो, किसी प्रकार का असंतुलन न हो, उस पर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं भी। विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनेक भारतीय संगठनों ने मलेशिया की स्थानीय कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित किया, जिसे आर्थिक संबंध सुदृढ़ हुए। इसने कहा कि भारत की अनेक जो कंपनियां या फिर संगठन है, उन्होंने क्या किया है, मलेशिया की कंपनियों के साथ क्या किया है, मिलकर काम वो कर रहे हैं, जिससे क्या दोनों देशों के संबंध और ज्यादा सुधरे भी। ठीक है। तो जहाँ की देखिए जनता अगर आपके फेवर में होगी ना, किसी देश की जनता आपके फेवर में हो गई, तो ये मान लीजिए वो देश ही आपके फेवर में हो गया, तो वो उसके खिलाफ निर्णय ले भी नहीं सकती भी, वहाँ की सरकार भी। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार का आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा कि उस देश की जनता उसे पसंद करने लगे भी। फिर वो धीरे धीरे दोनों देश ऑटोमेटिक क्या आते, करीब आ जाते हैं। अब वो जनता ही तो क्या है, वो जनता ही तो सरकार बनाएगी, वो जनता में जो चुने हुए प्रतिनिधि क्या जाएंगे, ऊपर जाके सरकार बनेंगे, और वो आपसे पहले से मोहब्बत करते हैं, तो क्या होगा कि आपका और उस देश का लिंक महत्वपूर्ण हो जाएगा भी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि जनता ही नफरत करने लगी ना, फिर आप लोगों के संबंध आपके बिगड़ते जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के माध्यम से दोनों में ऐसा ही हुआ है, श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ, नेपाल में भी ऐसा हुआ कि जनता के बीच में ही क्या होगी, खाई उत्पन्न होगी भी। कुछ ऐसे निर्णय ले ली सरकार ने एक दो, जनता भी एक दूसरे से नफरत करने लगी। भारत और अफगानिस्तान में
अच्छे संबंध का मूल मंत्र क्या है? यही है कि भारत की जनता और जो अफ़गानिस्तान की जनता वो एक-दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती है भी। क्लियर है बातें यहाँ पर? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पेट्रोनास टावर्स ये विश्व की सबसे ऊँची जुड़वा गगनचुंबी इमारतों में से एक, जुड़वा अभी 2 हैं ये, तो ये आपकी सबसे ऊँची है और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है भी। क्या है? कुआलालंपुर। आपको नाम याद करना, राजधानी नाम करनी, उसकी थोड़ी-सी लोकेशन ध्यान रखनी और बस बात खत्म, आपका काम हो जाएगा। कोई इतना ज़रूरी वो वाली बात नहीं कि आप प्रत्येक बात याद रखेंगे भी। एक दो बार सुन लेंगे, देख लेंगे। अब हम बात करते हैं लायन सिटी भी। आप कहेंगे सर ये लायन सिटी तो हमने पहले ही सुना पहली बार सुना है, भारत का पड़ोसी है। ये बात हो रही सिंगापुर की और आप पहली बार सुन रहे हैं कि सिंगापुर भारत का पड़ोसी है भी। ठीक है? सिंगापुर का नाम सिंगापुरम या सिंहपुर से व्युत्पन्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सिंगापुर का ये नाम है ना, तो ये तो पहले पुरम होता होगा या फिर सिंहपुर होता होगा। व्युत्पन्न माना था, तो वर्तमान मलेशिया के दक्षिणी सिरे के पास स्थित एक प्राचीन राज्य का नाम था और ये क्या था? जो जो ये नाम है ना आपका सिंगापुरम या सिंहपुर, ये किससे उत्पन्न माना जाता है? सॉरी, एक बार दोबारा करेक्ट करना चाहूँगा। जो सिंगापुर नाम है ना, तो वो किससे उत्पन्न माना जाता है? सिंगापुरम या सिंहपुर से उत्पन्न माना जाता है। और ये कहाँ थे भई? ये मलेशिया के दक्षिणी सिरे के पास स्थित एक प्राचीन राज्य का नाम था क्या? सिंगापुरम या सिंहपुर। और इसी से क्या नाम बना है? इसी से बना है सिंगापुर भी। थाईलैंड और मलेशिया की बात थी, सिंगापुर के भी भारत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे। मैंने कहा था कि ये लाइन तो आप नोट कर लीजिए सभी देशों के साथ भी। उसके पास सांस्कृतिक, व्यापारिक या फिर ऐतिहासिक संबंध थे भी, अच्छे संबंध थे, ये बात आपको भी। सामान्य संवत की कुछ शताब्दी पूर्व से बौद्ध भिक्षु और व्यापारिक क्षेत्र में आते थे और जो संबंध बने ना वो बौद्ध धर्म के कारण बने हैं भी हमारे ज्यादातर देशों के साथ भी। ठीक है? ये हिंदू धर्म वाले क्या कर रहे थे, ये चीज़ समझ से बाहर है कि इन्होंने कभी प्रचार-प्रसार करने की सोची या भी नहीं सोची। फिर ये क्या प्रभाव नहीं डाल पाए या खुद ही यहाँ पे ये असुविधाजनक महसूस कर रहे थे, ये चीज़ एक सोचने वाली है भी। ठीक है? तो बौद्ध धर्म के कारण क्या, जो वो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने वाले थे, वो व्यापारिक क्षेत्र में आते थे। बहुत उतार-चढ़ाव के पश्चात सिंगापुर ब्रिटिश उपनिवेश बना, तो इसने कहा कि जो आपका ब्रिटिश के गुलाम हो गया था अभी ये। ठीक है? अंग्रेज़ों ने इसको भी गुलाम बना लिया था। उसके बाद मलेशिया का भाग रहा, ठीक है? उसके बाद इसको मलेशिया में मिला दिया गया और अंततः 1965 में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया अभी। 1965 में ये आज़ाद हुआ आपका सिंगापुर, आपके बाद भी। आप 1947 में आज़ाद हुए थे और ये आपके बाद 1965 में आज़ाद हुआ था। लेकिन आज अगर आप सिंगापुर जाके देखोगे ना, तो आप कहोगे सर हम तो स्वर्ग में आ गए, कि ऐसे शहर भी होते हैं क्या? सपनों का शहर सिंगापुर भी। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो सिंगापुर ज़रूर घूमना, ठीक है? अब हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का प्रभाव, तमिल भाषा का सिंगापुर की आधिकारिक भाषाओं में से एक होना भी। जो आपकी तमिल भाषा है ना, जो सिंगापुर की आधिकारिक भाषा, वहाँ आपकी तमिल भाषा भी आपको मिलेगी भी। ये आपके लिए हैरानी भरा होगा कि ये देखिए आपका ये तमिल लिखा हुआ है अभी, ठीक है? डेंजर कीप आउट भी। आपको दक्षिण भारत और सिंगापुर के मध्य संबंध के बारे में क्या संकेत देता है कि जो दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव सिंगापुर में है भी, ठीक है? इसी कारण तो वहाँ की एक आधिकारिक भाषा भी क्या है आपकी? तमिल है भी, क्योंकि तमिल पता है आपको दक्षिण भारत की एक प्रमुख भाषा है। ये देखिए सिंगापुर नगरीय योजना और रखरखाव के लिए एक मानक रहा है। वहाँ के नागरिक सड़कों को कचरा मुक्त, स्वस्थ और सुव्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए भी अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, आपको भी एक जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ेगा और जो चीज़ आपकी क्या है कि सिंगापुर में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नागरिक नागरिक भी क्या करते हैं, अपना जो देश है उसको साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भी। वो सड़कों को कचरा मुक्त रखते, इधर-उधर फेंकने नहीं, स्वस्थ आपका सुव्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सड़क पर कचरा फेंकने, नियमों का उल्लंघन करने या गलत ढंग से सड़क पार करने, जे वॉकिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जे वॉकिंग कर रहा था अभी। यदि आप गलत ढंग से सड़क पार कर रहे हैं, लाल बत्ती आई नहीं हुई और आप दौड़ के सड़क पार कर रहे हैं, साधन आ जा रहे हैं, तो ये आप जे वॉकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जे वॉकिंग कर रहे हैं अभी। तो ऊपर कठोर आर्थिक दंड लगाया जाता है अभी, तगड़ा फाइन लगाया जाता है अभी। ये नहीं कि आपको 2 थप्पड़ मार के धमका के आपको छोड़ दिया जाएगा। आप पे दंड, जुर्माना भारी लगेगा अभी। नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित इस नगर में उद्यान, पैदल पथ, छत उद्यान जैसी पर्यावरण संवेदनशील व्यवस्थाएं हैं, जो आपके पर्यावरण को क्या है
ध्यान रखती, पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे, सिंगापुर एक बढ़िया शहर है भी, ठीक है। ये चीज तो आपने अब तक देखना है एक बार कभी यूट्यूब पे चला के, आप सिंगापुर के बारे में अगर नहीं देखा तो आपने एक बार, कि किस प्रकार का शहर भी, कोई ब्लॉगर मिल जाएगा आपको जो सिंगापुर की अलग अलग चीजें दिखा देगा। सिंगापुर के भारत के साथ संबंध की बात करते हुए इसने कहा कि विविध क्षेत्रों में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में सिंगापुर के साथ क्या है आपके, इस बुक में देखिए, इस बुक में जो संबंध है ना, तो वो आपको क्या है, पुराने संबंधों के बारे में जानकारी दे रखी है। लेसन ये आपका ज्योग्राफी का है, पढ़ रहे हम, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री है कि पुराने समय में किस प्रकार से संबंध स्थापित हुए थे। वो बात एक कॉमन है आपकी पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, कि बौद्ध धर्म के भिक्षु और व्यापारियों के द्वारा क्या है आपके संबंध वहां पे स्थापित हुए थे। जो आपके पूर्वी ये देश है ना सारे, वहां से आप चाइना से लग जाइए, चाइना, नेपाल, भूटान आपका, ठीक, म्यांमार है, थाईलैंड है आपका, ये सिंगापुर है, सब बौद्ध धर्म और व्यापारियों के कारण भी। पाकिस्तान वाला आपको अलग मैटर है, वो वहां पर देखेंगे। अब तक ये जो पूर्वी भारत के जो पड़ोसी है ना, तो ये पूर्वी भारत के पड़ोसी मान लीजिए, तो इनका जो संबंध है, बौद्ध धर्म के व्यापारी, वो बौद्ध धर्म के भिक्षु और व्यापारियों के द्वारा इनके संबंध हुए हैं बहुत पुराने समय से, ये बात याद रखनी है। और वर्तमान के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं भी, ठीक है। जैसा कि मैं पिछले पार्ट में बताया था कि हो सकता है कि आज फिलहाल किसी देश के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छे हो जाए। तो आपको उस टाइम भी एक बार पढ़ना है, कि एक बार जरूर पता करना अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, कि आज संबंध कैसे हैं भी। हाल के वर्षों में द्वीपीय राष्ट्र भारत में, द्वीपीय राष्ट्र क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इसके चारों तरफ ये पानी है भी, ठीक है। द्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी, हो द्वीप होता है। तीन तरफ पानी हो तो प्रायद्वीप होता है। तो ये द्वीपीय राष्ट्र भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक बन गया है अभी। आधारभूत संरचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनेक भारतीय कंपनियों ने सिंगापुर में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं। सिंगापुर में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक आते हैं, और यह उच्च शिक्षा के लिए भी भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रमुख स्थलों में से एक है। मतलब सबके लिए भी, भारत के लिए, चाहे आपका नौकरी करना हो, बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपके यहाँ पे हेडक्वार्टर बना लिए, अपने मुख्यालय बना लिए सिंगापुर में भी, ठीक है। और साथ साथ क्या किया है, भारतीय छात्र सिंगापुर पढ़ने में भी जाते, मतलब बहुत अच्छा निवेशक बन गया है सिंगापुर भारत के लिए भी, ठीक है। और भारत ने भी खूब निवेश किया सिंगापुर में भी। कला से लेकर व्यंजन तक तथा धर्म जैसे सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति यहाँ दिखाई देती। इसने कहा कि हर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति, मतलब भारत की संस्कृति का प्रभाव सिंगापुर में भी पड़ा है अभी। वर्तमान में यहाँ बौद्ध धर्म का सबसे व्यापक रूप से पालन किया जाता है। नर जातीय रूप से सिंगापुर के लगभग 9%, नर जातीय मतलब नर की जाति, आपको बता था ना, वंश, ये मान लीजिए कि उनका वंश से भी, ठीक है। मूल कहाँ से है, कि 9% निवासी भारतीय मूल के हैं, और वहां पर भी शायद 9% ही होंगे। जो हमने पिछला राष्ट्र पढ़ के आए हैं, मलेशिया, वहां भी शायद 9% के आसपास भारतीय मूल के थे भी। नर जाति आपको समझ में आ गया ना, कि नर की जाति मतलब उनके वंश की ये बात कर रहा है अभी, ठीक है। जिसमें से अधिकांश सिंगापुर के जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसमें कहा कि एक ऐसा क्षेत्र है सिंगापुर में जहां भारतीय वंश के, जो भारतीय वंश से संबंधित है, आपका मूल रूप से क्या, वो भारतीय संबंध रखते हैं, वो वहां पे ज्यादातर इसी एक एरिया के इकट्ठे रहते हैं। उसको लिटिल इंडिया कहा जाता है। लिटिल इंडिया सिंगापुर नगर का एक क्षेत्र, ये देखिए आपका लिटिल इंडिया इसको कहा जाता है, सिंगापुर का एक क्षेत्र है भी। अब हम पहुंच चुके हैं इंडोनेशियाई द्वीप समूह भी, धीरे धीरे हम पार कर चुके हैं हमारे ज्यादातर एरिया को भी, ठीक है। इंडोनेशियाई द्वीप समूह को हम पढ़ते हैं, और इंडोनेशिया के बाद आपका कोई आएगा का, सर कोई नहीं आएगा, हमारा ये पूर्व में क्या है, लास्ट पड़ोसी है भी। इसके बाद कोई पड़ोसी हमारा पूर्व की साइड नहीं है। आपको भारत का मैप, आपको यहाँ इस साइड ना, यहाँ सर म्यांमार आ गया, फिर कौन आया था सर, थाईलैंड आया था, फिर कौन आया था सर, सिंगापुर आया था, ठीक है। और फिर आपका कौन आ जाएगा सर, थाईलैंड, सॉरी मलेशिया रह गया बीच में, क्या रह गया आपका, मलेशिया रह गया, ठीक है। मलेशिया के बाद सर सिंगापुर आया, और सिंगापुर के पास आपका कौन आया, ये इंडोनेशिया आया, ठीक है। मलेशिया मतलब ध्यान में रखना, मध्य में क्या है आपका, मलेशिया है। दो देश इस साइड, दो देश इस साइड मलेशिया के, आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। पांच आपके पड़ोसी हैं भी, मेन पड़ोसी आपका स्थलवाड़ा म्यांमार है, बाकी चार पड़ोसी और आगे, मध्य में क्या, मलेशिया, एक साइड आपका सिंगापुर और इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के बारे में हम बात करते हैं भी, आपको याद करवा दूंगा लास्ट में, आप टेंशन मत ले भी।
भारत और इंडोनेशिया के बीच बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर होने के बाद भी ये दोनों देश निकट समुद्री पड़ोसी है। तो इसके बीच क्या है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर दोनों है भी, ठीक है, के बाद भी ये दोनों देश निकट समुद्री पड़ोसी जिनके बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक आदान प्रदान का एक वृहद इतिहास रहा, मतलब बहुत आपका बड़ा इतिहास इन दोनों के बीच में रहा है भी। आपको अभी बता दिया, सांस्कृतिक है, आपका ऐतिहासिक है, और आपका क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान भी। इंडोनेशिया कोई एक भूभाग नहीं है, यह वास्तव में द्वीपों का एक बड़ा समूह जिसमें अनेक बड़े व लगभग 17,000 से अधिक द्वीप है भी। इसने कहा कि ये कोई बड़ा भूभाग नहीं है ऐसा ही देश, इसमें क्या छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, उनसे मिलकर एक राष्ट्र बनाया गया है, लगभग 17,000 द्वीप है भी। अधिक छोटे द्वीप सम्मिलित है। दोनों पड़ोसी देशों के मध्य व्यापार और सामाजिक संस्कृति मेलजोल की एक धरोहर है, जो 2000 वर्ष पूर्व भारतीय राज्यों तथा जावा व सुमात्रा के बड़े द्वीपों के मध्य आरंभिक समुद्री व्यापार से आरंभ हुई थी भी। तो सबसे पहले इसके जो द्वीप हैं आपके, जावा और सुमात्रा भी, जावा और सुमात्रा भी भारतीय राज्यों तथा जावा और सुमात्रा के बड़े द्वीप है, यहाँ पे सबसे पहले व्यापार आपका स्टार्ट हुआ था भी। वैसे तो 17,000 है, लेकिन मेनली आपके जावा और सुमात्रा आपको याद रखने। द्वीपों के मध्य आरंभिक समुद्री व्यापार से आरंभ हुई तथा भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और प्राचीन इंडोनेशिया मुआरा जाम्बी मंदिर परिसर के मध्य सहयोग ने इन संबंधों को और सुदृढ़ किया भी। अब यहाँ क्या संबंध हो गया अभी, भारत का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था अभी, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, मुआरा जाम्बी मंदिर भी, इनके बीच में कोई रिलेशन था अभी। यहाँ पे दिया नहीं गया रिलेशन क्या था, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डील हुई थी। ये बात आपको याद रखना कि मुआरा जाम्बी मंदिर कहाँ है। एक दो मंदिर का आपका नाम आया है, वो आपको याद, जैसे अयुप्पा मंदिर आपका आया था, वो आपको याद करना पहले वाले, ये नोट्स में अपने डाल लेना, और खुद से नोट्स बनाओगे तब आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे भी। परिश्रम के मध्य सहयोग ने संबंधों को और सुदृढ़ किया। बाद में इस्लाम भारतीय तटों से इंडोनेशिया पहुंचा, और बाद में जो आपका इस्लाम भी था वो क्या था, भारतीय तटों से इंडोनेशिया पहुंचा भी। भारतीय तट के आसपास क्या था, वहां से होते हुए क्या इस्लामिक लोग वहां पे इंडोनेशिया में पहुंचे थे भी। इंडोनेशियाई मुद्रा भी उनकी, जैसे भारत की रुपया है ना, तो वहां पे क्या रुपया, ठीक है, मुद्रा है, उन पर राष्ट्रीय प्रतीक विष्णु का वाहन गरुड़ अंकित है। ये आपका विष्णु का वाहन क्या, गरुड़, वहां की मुद्रा देखिए, ये रुपया है भी 2003 की सन का, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इतना प्रभाव भारतीय संस्कृति का आपका इंडोनेशिया में है भी। मंडलाकार बोरोबुदर स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक भी, ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक है जो आपका इंडोनेशिया में, इसको बोलते हैं बोरोबुदुर स्तूप। क्या बोलते हैं, बोरोबुदुर स्तूप। कहाँ पर है आपका, इंडोनेशिया में है, ये बात आपको याद करना, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है भी ये। साझा इतिहास और संस्कृति तथा भविष्य के लिए दूरदृष्टि ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसने कहा कि जो साझा इतिहास और जो संस्कृति है ना, तो इसने क्या किया, दोनों देशों को करीब लाने का प्रयास किया, और ये भी सोचा कि भविष्य में भी हमें क्या है कि समीप रहना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे संबंध बना के हमें चलते रहना चाहिए। जैसे आपको बताया था, क्षेत्रीय सहयोग भी, आपस में एक क्षेत्र के जो देश होते हैं ना, वो आपस में क्या सहयोग इस प्रकार से करें कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। वर्तमान समय में भारत और इंडोनेशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, व्यापार और संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय समूह में साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं भी। कौन से क्षेत्र में ये साथ काम कर रहे हैं, ये आपको याद करना है भी। ये कर रहे हैं आपका हिंद प्रशांत भी, ये आपका थोड़ा सा प्रशांत वाला एरिया आ जाएगा, आपका इंडोनेशिया की उस साइड जाएंगे, और हिंद महासागर भारत वाले एरिया हो गया। तो इन दोनों क्षेत्र में शांति शांति बनी रहे, व्यापार इनका बढ़ता रहे, और संधारणीय विकास मतलब इस प्रकार से विकास करना है कि मानव जाति या प्रकृति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, तो उसके लिए कार्य कर रहे हैं भी। समूह के साथ, क्षेत्रीय समूह के साथ मिलकर कार्य करें। क्षेत्रीय समूह मतलब और भी देशों को साथ में लेकर के ये कार्य कर रहे हैं भी। विशेषतः समुद्री सुरक्षा, रक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग अधिक सुदृढ़ हुआ है अभी, ठीक है। किन दोनों के बीच में, समुद्री सुरक्षा, ठीक है, समुद्र में सुरक्षा भी, किसी प्रकार का गड़बड़ न हो, समुद्र में कोई आतंकवादी हमला न हो, कोई इसी प्रकार का गैर जिम्मेदारा काम कोई भी देश न करे। और आपका आपदा प्रबंधन, जैसे आपके चक्रवात आ गए, सुनामी आ गई, उसके खिलाफ किस प्रकार से नीति तैयार करनी है, उस मामले में सहयोग अधिक सुदृढ़ हुआ है। दोनों देशों के पास वृत्त तट रेखाएं, वृत्त मतलब लंबी तट रेखाएं हैं भी,
ठीक है, भारत के पास कितनी थी? 11,100 किलोमीटर लंबी तटरेखा और स्थलीय सीमा 15,100 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। समुद्री डकैती, जलवायु परिवर्तन, समुद्री मार्गों की सुरक्षा के विषय में दोनों राष्ट्रों की साझा चिंताएं हैं, जो उनकी साझेदारी का विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। इसने कहा कि दोनों की समस्याएं एक जैसी है भी। जैसे भारत के पास तटरेखा लंबी, वैसे ही क्या इंडोनेशिया के पास भी लंबी तटरेखा है, और उसके कारण क्या दोनों देशों की सुरक्षा की जो चिंताएं हैं वो एक जैसी है और दोनों को और अधिक नजदीकी लेकर आती है भी। भारत और इंडोनेशिया ने साथ मिलकर दर्शाते कैसे दो प्राचीन सभ्यताएं साझा मूल्यों और पारस्परिक सम्मान पर आधारित एक सुदृढ़ और भविष्योन्मुखी साझेदारी स्थापित करते हैं। उसने कहा कि किस प्रकार से दो प्राचीन साझेदारी, जैसे उनकी भविष्य की जो आपकी जरूरतें अगर एक जैसी हो ना, तो किस प्रकार से एक होकर वो काम कर सकते हैं। जैसे आपको तटरेखाओं वाला उदाहरण दिया था कि दोनों की तटरेखाओं की जो समस्याएं, जो विकास है, समुद्र से जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी है। तो अगर उनकी समस्याएं एक जैसी, तो मिलकर लंबे समय तक वो काम कर सकते हैं एक सहयोग से भी। अब हम बात कर लेते हैं स्तूप क्या होता है। एक बौद्ध तीर्थ स्थल होता है अभी, जो प्राय गुंबद के आकार में निर्मित किया जाता है। इसमें बुद्ध, वरिष्ठ भिक्षु या अन्य पूजनीय व्यक्तियों के पवित्र अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं भी। तो इसने कहा कि स्तूप विहार भी, स्तूप विहार आपका शायद आपका जहाँ पे भिक्षु आराम करते हैं वो, और स्तूप होता है जहाँ आपके कोई भी बौद्ध धर्म से संबंधित आपका कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसके अवशेष यहाँ पर रखे गए हों भी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका बुद्ध के वरिष्ठ भिक्षु या अन्य पूजनीय व्यक्तियों के विशेष अवशेष रखे जाते पवित्र। आपने सांची का स्तूप पढ़ा, बरूद स्तूप को याद कर लीजिए। हाँ सर, कर लिया हमने। सामान्य संवत 8वीं और 9वीं शताब्दी में पत्थर से बना बोरोबुदुर स्तूप न केवल अपने विशाल आकार और 5 विशाल प्लेटफॉर्म में पिरामिड नुमा संरचना के लिए आदित्य है भी। 5 प्लेटफॉर्म में क्या है वहां पर पिरामिड नुमा आकृति बोरोबुदुर में भी, जो इंडोनेशिया वाले में। इसमें बुद्ध की 500 से अधिक मूर्तियां तथा अनेक छोटे स्तूप हैं। इसका अत्यधिक ज्यामितीय स्वरूप एक मंडल की प्रति करती है भी। किसकी है? एक मंडल की आकृति आपको दिखाई देगी। आपको मंडल पारंपरिक हिंदू, बौद्ध और जैन ज्यामिति प्रतीक है भी। जो आपका मंडल है ना, वो आपका हिंदू में भी आता है, आपका बौद्ध में भी आता है, और आपका जैन ज्यामिति प्रतीक है, जिसका उपयोग विभिन्न अनुष्ठानों में किया जाता है। और समानतः यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। मंडल, मंडल की आकृति आप देखना एक बार भी। किसी आप पुजारी से, आप किसी से पूछ लेना मंडल की आकृति, वो आपको दिखा देगा। जब आपका हवन वगैरह करता है तो एक मंडल की आकृति निर्मित करता है, और जो आपका ये बोरोबुदुर स्तूप है ये मंडल की आकृति में ही है भी। ये सभी धर्मों में इसकी विशेष महत्व मंडल की आकृति का भी। रामायण के दर्शक प्रश्न करते हुए इंडोनेशिया कलाकार भी, देखिए रामायण भी कितनी प्रसिद्ध है भी वहां पर। इंडोनेशिया द्वीप ऐसे क्षेत्र में जहां प्राय भूकंप आते और ज्वालामुखी विस्फोट होते, इसी कारण इंडोनेशिया विश्व के सर्वाधिक भूकंप संभावित देशों में से एक है। इसने कहा ये ऐसे द्वीप है जहां पे इंडोनेशिया में, ठीक है, जहां पे इंडोनेशिया है कि जहां पे भूकंप और आपके ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आते हैं भी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के निकट हिंद महासागर में एक शक्तिशाली भूकंप से एक भीषण सुनामी उत्पन्न हुई। समुद्र में उत्पन्न हुई ये विशाल लहरें अनेक देशों के तटों से टकराई, जहां व्यापक नुकसान हुआ भी। भारत में भी इससे क्या हुआ, 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। खासकर तमिलनाडु, केरलम और अंडमान और निकोबार द्वीपों प्रभावित किया। इस क्षेत्र में आपका 2 लाख से अधिक लोगों को असामयिक मृत्यु हुई थी भी। अगर पूरे क्षेत्र को अपनाए ना, तो इसमें क्या थी, 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी इससे प्रभावित होकर भी। कुछ आपके तुरंत मर गए, कुछ आपके घायल हो गए, उसको बाद में मर गए। ठीक है, तो इस प्रकार की भी। इस सुनामी आपदा ने उचित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया भी। इस प्रकार की जो सुनामी आपदा ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कि सुनामी आने वाली, यानी हो सकता है कि वो सोए में कुछ काम करे समुद्र के नजदीक हो, तो इस प्रकार से क्या उन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया भी। उसने कहा कि अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारना पड़ेगा, हमें इस प्रकार के यंत्र बनाने पड़ेंगे कि हमें पहले ही पता लग जाए कि सुनामी आने वाली चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं भी। इस प्रकार भारत ने संवेद व उपग्रह और संचार संपर्कों का एक विशाल विस्तार तंत्र स्थापित करने के लिए इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और हिंद महासागर में स्थित अन्य देशों के साथ हाथ मिलाया। और भारत ने कहा कि हम सभी देश मिलकर क्या करते, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि हमें सुनामी के बारे में, चक्रवात के बारे में पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। सारे देश मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये समस्या सभी देशों की है, किसी एक देश की नहीं है। उसने कहा, सभी देशों ने कहा ठीक है, चलो ठीक है, ये काम हम करते हैं।
हैदराबाद में भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र न केवल भारत को अपितु पड़ोसी देशों को विस्तृत करने में सहायता करता है, और भारत ने लगा दिया आपका कि सुनामी भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र भी, जो आपका शुरू में चेतावनी देगा कि सुनामी आने वाली, इस रफ्तार से आने वाली है, हो सकता आ जाए या फिर न भी आए, आप सावधान हो जाए भी। और ये सिर्फ भारतीय राज्यों को नहीं, पड़ोसी देशों को भी इसको सतर्क रहने की में सहायता प्रदान करता है, कि उनको भी ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि यहाँ पर आपके देश में इस तट पर क्या सुनामी आ सकती भी। इसके माध्यम से समुद्र तल पर आने वाले संभावित भूकंपों से अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं, और इससे क्या अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं भी। आपको वो क्या कर देता था, वार्निंग भेज देगा कि सुनामी आ सकती है, आप हो जाइए, हो सकता है कोई समुद्र के नजदीक हो, समुद्र के अंदर ही मछली पकड़ रहा हो, तो बाहर से किसी सुरक्षित स्थान पर आप चले जाइए, या फिर समुद्र के किनारे इनसे आप दूर चले जाइए, बड़ी इमारतों से आप दूर हो जाइए, तो बहुत से जीवन बचाए जा सकते हैं भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई, जो हमारे पूर्वी पड़ोसी हैं। एक बार बता दीजिए भी, कौन कौन से पूर्वी पड़ोसी अगर आपको याद हो तो। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें याद है भी। आप कहेंगे सर यहाँ भारत की हमने लाइन बना दी भी। तो एक बार पहला पड़ोसी कौन सा है सर, ये आपका म्यांमार। मैं सीधा बनाता हूँ एक बार, ये क्या आपका म्यांमार है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। म्यांमार के बाद आप कहाँ जाएंगे सर, म्यांमार के बाद जाएंगे हम थाईलैंड। कहाँ जाएंगे, इसके बाद जाएंगे हम थाईलैंड। म्यांमार की राजधानी नेपिडा, थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक। क्या आपकी बैंकॉक। और फिर आप कहाँ जाएंगे सर, फिर हम जाएंगे सिंगापुर। कहाँ जाएंगे आप, सिंगापुर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सिंगापुर नहीं, मलेशिया जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, मलेशिया जाएंगे। बीच में क्या आएगा, मलेशिया। सिंगापुर आपका आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहाँ जाएंगे सर, फिर बाद में हम सिंगापुर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। और सिंगापुर के पास इंडोनेशिया भी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। और आपकी इसकी राजधानी जकार्ता। क्या है आपकी इंडोनेशिया की राजधानी, जकार्ता। एक बार मैप के माध्यम से देख लीजिए, कल हम पढ़ेंगे हम पश्चिमी पड़ोसी, आपको ईरान है, ओमान है, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे भी। लेक्चर आपका 45 मिनट का होगा, लेकिन था जबरदस्त भी, ठीक है। आपको मजा आया होगा चीजें सुनने में, समझने में। तो एक बार मैप के माध्यम से जरूर देख लीजिए आप जाते जाते, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए भी, चीज अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। ये रहा भी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, ये आपका सर हमारा था म्यांमार, राजधानी नेपिडा। ये आपका बैंकॉक हो गया। क्या हो गया, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ये आपका कुआलालंपुर, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। सिंगापुर, सिंगापुर की सिंगापुर है, ठीक है। और ये आपका जकार्ता, आपकी इंडोनेशिया की जकार्ता भी। ये आपको भारत दे रखा है, इंडोनेशिया आपको दिख रहा होगा, कलर से आप पहचान सकते हैं। और ये आपका म्यांमार आपका ऊपर हो गया, थाईलैंड आपका येलो कलर का है, मलेशिया आपका ग्रीन कलर का जो आपको दिखा रखा है, यहाँ से आप पहचान सकते हैं इनको। तो होगी बात क्लियर। हाँ सर, हमें सारे याद हो चुके कि देखिए आपका म्यांमार, बैंकॉक, बीच में क्या आएगा आपका, मलेशिया आएगा। क्या जाएगा, मलेशिया आ जाएगा। और मलेशिया के दक्षिणी सिरे पे क्या है आपका, सिंगापुर है भी। ये बात को ध्यान में रखना है। मलेशिया के दक्षिणी सिरे पे क्या है आपका, मैंने कहा था कि मलेशिया, मध्य मध्य में मलेशिया है। इस साइड आएंगे सिंगापुर, और आपका क्या हो जाएगा, ये इंडोनेशिया हो जाएगा। ऊपर आपका म्यांमार और थाईलैंड आपका हो जाएगा। राजधानी आपको याद। तो ये हमारे पूर्वी पड़ोसी हो गए। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे पश्चिमी पड़ोसी, हम उस साइड जाएंगे भी। अब तक इन देशों के साथ जो संबंध थे वो आपके बौद्ध धर्म के आधारित थे, हमारे प्राचीन इतिहास पर आधारित थे। उनके साथ हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे संबंध बनेंगे। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, शायद अगले पार्ट में लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।